बच्चों, कल हमने अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में इसका पहला अंश पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि प्रभास जोशी जो इसके लेखक हैं, उन्होंने यह जो निबंध है इसको जनसत्ता के लिए लिखा था। क्यों? क्योंकि यह एक समसामयिक विषय पर आधारित है। औद्योगिक क्रांति के जो बुरे प्रभाव समाज भौगोलिक स्थितियों पर पड़ रहे हैं उसके बारे में है। चलिए आगे देखते हैं। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। मतलब वह मालवा एक कह सकते हैं एक प्रतीक है, लेकिन मालवा के साथ उन्होंने सारे विश्व को जहाँ जहाँ इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उन सभी को अपने लेख के द्वारा बताया है। उस सभी नकारात्मक प्रभावों से पाठक को, लोगों को जागरूक किया है। क्या कहते हैं, अमेरिका की खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति क्या थी? भारतीय संस्कृति संजोना जानती थी। हर एक चीज़ का मतलब वो भोग से ज़्यादा त्याग में विश्वास रखती थी। लेकिन अमेरिका की संस्कृति का जो प्रभाव, वहाँ की जीवन शैली का प्रभाव जब देश पर पड़ना शुरू हुआ तो प्रकृति जिसे हम पूजते थे, हम भारतीय संस्कृति में पेड़ों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, हर उनके प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। लेकिन आज हम कृतज्ञ हो गए हैं। उनसे जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं उन सभी को हम बस उसका दोहन करना चाहते हैं, सभी चीज़ों का उपयोग, उपभोग अपने लिए करना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। बिना विचारे बस हम एक अंधी दौड़ में, एक विकास के नाम पर प्रकृति के साथ आए दिन खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ प्रभास जोशी कहते हैं, खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची गई है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ ज़मीन से अलग कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया, सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। मतलब एक जो अत्यंत भयावह स्थिति आगे आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें आज ही जुटना होगा उन सभी स्थितियों को सुधारने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत समय हो जाए, देर हो जाए, जिससे हम कोई सुधार ही ना कर पाएँ। देखिए, यहाँ पर आपने जो पढ़ा है पाठ आमझर वाला, जहाँ कोई वापसी नहीं, आपने वहाँ देखा, वहाँ पर भी पलायन, उजाड़, किस कारण उजाड़ा जा रहा है, किस कारण वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। सिर्फ कहा जाता है कि औद्योगिक विकास होगा, यहाँ कल कारखाने लगाए जाएंगे, इस करके वहाँ के न जाने कितने लोगों को हटा दिया जाता है और उनको विस्थापित किया जाता है। विस्थापित होने के कारण वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ के जो आम के वृक्ष हैं, वह भी मानो सूख गए हैं। फिर उसके बाद आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, माटी वाली टिहरी बांध बनना है, उसके लिए पूरा गांव खाली कराया जाता है और उस गांव में एक बुज़ुर्ग महिला रहती है जिसके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ दिन रात यही प्रार्थना करती है कि जो उसका थोड़ी बहुत रोज़ी रोटी का एक साधन है, ये टिहरी की मिट्टी ये बनी रहे। वो मिट्टी का कनस्तर भरती है, गांव तक लेकर जाती है और उसी से उसकी आजीविका चलती है। आखिर में, पाठ के आखिर में, वो बहुत मार्मिक शब्दों का प्रयोग करती है। वो कहती है, गरीब का कभी शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो देखिए आप,
किस तरह से पलायन या विस्थापन लोगों को किस कदर उजाड़ देता है। वही उन्होंने कहा, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, जहाँ उजड़ गया है। देखिए आप दृश्य देख रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है। नदी बह रही है, एक किनारे घाट है, घाट के किनारे मंदिर है। मंदिर नदी जो आ रही है उसमें बच्चे नहा रहे हैं, स्त्रियाँ अपने काम कर रही हैं। और नदी की दूसरी तरफ देखिए क्या है, एक बड़ी सी चिमनी जिससे उठता हुआ धुआं, बड़ी बड़ी इमारतें और जेसीबी जैसी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, जो वही उजाड़ का दृश्य है एक। यहाँ ये है, उसके बाद ये स्थिति है। नदी के दो किनारे हैं, लेकिन दो किनारे नहीं, ये दो स्थितियाँ हैं बच्चे। क्या कहते हैं, उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था, काले भूरे बादल। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं। जहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी, जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे वे सब बह रहे थे। इससे ज़्यादा पानी अब धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल कि कभी भी बरस सकते थे। मतलब इस तरह से पानी संजोया हुआ था, धरती के अंदर भी था और धरती के बाहर बरसाती पानी के रूप में वो कलकल बह रहा था। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घाट स्थापना की तैयारी, गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह, बहू बेटियों के नहाने धोने और सज संवर कर त्यौहार मनाने में लगने की घड़ी थी। लेकिन आसमान तो घाव घाव कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते ना देखा गया हो। क्वार मालवा में मानसून के जानने का महीना होता है, कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। क्वार जो चल रहा है, आप देखिए, क्वार के शारदीय नवरात्र हम कहते हैं ना, ये क्वार के नवरात्र हैं। इस नवरात्र में के बारे में कहते हैं कि मालवा में नवरात्र के समय भी वैशाख मानसून जाता है। अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर मानसून चला जाता है, लेकिन मालवा में मानसून जाने का समय क्या है, क्वार। ठीक है बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।